ठीक है, हाँ बेटा, कल मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 समझाया था ना, समझ में आ गया था। थर्ड इलस्ट्रेशन कॉपी में करेंगे। देखो टॉपिक का नाम देखो क्या है, इसमें इलस्ट्रेशन 3 देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा देखो अपने को क्या गिवन है, डेट ऑफ बिल, टर्म गिवन है और अमाउंट, और एक साल में 365 दिन यानी फरवरी 28 दिन की मानी गई है। लिखो बेटा मेरे साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। लिखो बेटा लिखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, डेट ऑफ बिल, फिर आता है उसका टर्म, टर्म के बाद आता है ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद आता है बेटा डेज फ्रॉम बेस डेट, फिर आती है अमाउंट और फिर आ जाता है प्रोडक्ट। लिखो डेट ऑफ बिल, टर्म, फिर है ड्यू डेट, डेज फ्रॉम बेस डेट, फिर है अमाउंट और फिर है प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने ऊपर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, ऊपर की जो हेडिंग है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, बाकी तो सब दिख गया होगा। अब आपके पास पहले कॉलम में क्या लिखा है, डेट ऑफ बिल। देखो बेटा डेट ऑफ बिल अपन लोग देखते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, 10 अगस्त 22 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा ठीक है, 10 अगस्त 2019, 22 अक्टूबर 2019, 4 दिसंबर, 14 जनवरी, 14 मार्च, राइट। 4 दिसंबर, 14 जनवरी और 14 मार्च 2000। ठीक है बेटा, अब टर्म बोलिए, टर्म्स पहले, फिर 60 डेज, फिर 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 2 मंथ्स। सबने यहां तक नोट कर लिया। अब अगर नहीं नोट किया है तो बाद में आराम से नोट कर लेना। पहले अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे, ड्यू डेट। बेटा 10 अगस्त में कितने महीने जोड़ने हैं, 3 महीने, 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 11, 12, 13, 3 दिन, क्यों, क्योंकि डेट ऑफ बिल है 13 नवंबर 2019। ठीक है, अब अपने को 22 अक्टूबर में कितने दिन जोड़ने हैं, 60 दिन। अच्छा अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 में से 22 दिन किसके चले गए, अक्टूबर के चले गए, कितने बचे, 9। पहले कैलकुलेटर पे 60 दिनों में से 9 दिन हटा दो, कितने बचे, 51। 51 दिन में से अक्टूबर के बाद अगला महीना कौन सा, 51 में से 30 दिन नवंबर के हटा दो, 21, 22, 23, 24,
क्या 24 दिसंबर 2019 आएगा बेटा? ठीक है। आगे का डेट ऑफ बिल बोलिए क्या है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर में 2 महीना ऐड करना है। 4 जनवरी, 4 फरवरी, 5, 6, 7, 7 फरवरी 2020। 7 फरवरी 2020। 14 जनवरी में 60 दिन काउंट करने। जनवरी में दिन कितने होंगे? 31। 31 में से 14 हटा दीजिए, 17 दिन ना। तो अपने को 60 दिन में से 17 दिन हटा देने हैं। किस महीने के? जनवरी के। कितने बचे? 43 के बाद अगला महीना फरवरी के 28। कितने बचे? 15 मार्च, 16, 17, 18 मार्च 2020। आगे बेटे बात समझ। अब अपने को 14 मार्च से 2 महीना ऐड करना है। 14 अप्रैल, 14 मई, 15, 16, 17। 17 मई आएगी बेटा। 17 मई 2020। अब ये देखो आपके सामने सबसे पहले जो डेट थी आएगी वो 2019 वाले वर्ष में से आएगी या 2020 वाले वर्ष में? तो मेरे लिए 2020 वाला तो फिलहाल किसी काम का रहा ही नहीं बेटा। अगर मुझे ध्यान देना है तो इन दो ड्यू डेट में से ही ध्यान देना होगा। और उसमें भी 13 नवंबर पहले आएगा या 24 दिसंबर? क्या हम 13 नवंबर को बेस डेट मान लें बेटा? बेस डेट के आगे अपन ने क्या लिख दिया? 0। अब जरा इस कॉलम की हेडिंग बोलिए क्या लिखा हुआ है? बेस फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट अपन ने क्या मानी थी? 13 नवंबर। तो 13 नवंबर से 13 नवंबर नंबर ऑफ डे 0 हो गए। अब मुझे 13 नवंबर से कहाँ जाना है? 24 दिसंबर। जैसा कहूँ वैसा करिए आप लोग। सब बच्चे कैलकुलेटर कहाँ मिलेंगे? नवंबर कितने दिन का होता है बेटा? 13 दिन चले गए नवंबर के। कितने बचे? 17। कैलकुलेटर पे 17 दिन तो नवंबर के। अगले कौन से महीने में रुकना है? दिसंबर में रुकना है। और दिसंबर में दिन कितने हैं? 24। 17 प्लस 24 यानी 24 दिसंबर के आगे दिन आएंगे 41। अब ध्यान सुनिए बेटा। तो अरे लिखने पे कम ध्यान हो, ये टाइम दूंगा लिखने का, पूरे 5 मिनट दूंगा, आराम से लिख लेना। पहले समझ लो। अब मुझे 13 नवंबर से कहाँ आना है? 7 फरवरी। तो नवंबर के 2 दिन कितने हो गए थे? नवंबर के तो हो गए थे 17। 13 निकल गए, 17 बचे ना। कैलकुलेटर पे नवंबर के 17, 31 दिसंबर के, जनवरी के 31 और फरवरी के 7। 86 दिन। अंडरस्टूड बेटा? 86 डेज। अब मुझे 13 नवंबर से कहाँ आना है? 18 मार्च। वापस से वही, नवंबर में 17, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 18। बोलिए 125। अंडरस्टूड? और अब मुझे 13 नवंबर से कहाँ आना है? 17 मई। नवंबर में दिन कितने होते हैं? 30। चले गए 13 दिन, कितने बचे? 17 दिन किसके? नवंबर। फिर दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के और मई के, बोलिए कितना? 185 दिन। आ गई बेटे बात समझ? हाँ, अब मेरे को अमाउंट कितनी दी हुई है? हाँ 186 है। 185 आना चाहिए। ठीक है, अमाउंट बोलो। 65423। 6, 5, 4, 2 और 3। देखो पहली कैलकुलेशन तो मुझे बहुत अच्छे से आती है और टिपिकल, इसलिए मैं कर सकता हूँ। 6000 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 आ जाते हैं बेटे, आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने कर दिया है। और 41 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,05,000। अब देखो ये आसान है, तुम कर लिया करो। 4000 गुणा 86 करो, 3,44,000। अगला 2,50,000, 5,55,000। आर यू श्योर? टोटल ऑफ प्रोडक्ट
ठीक है, टोटल ऑफ अमाउंट 20,000, ठीक है बेटा। अब अपने को क्या निकालनी चाहिए, एवरेज ड्यू डेट। अब पहले आप इसे यहां तक कंप्लीट कर लो। कर लो आराम से नोट कर। बेटा 13 नवंबर से 17 मई आना है। नवंबर में 17 दिन, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30 और मई के देख बेटा प्लस 17। कोई वैल्यू तूने गलत डाल दी होगी बेटा, गलती से 30 की जगह तूने 31 डाल दिया होगा। हाँ जी बेटा, सबने नोट कर लिया क्या? करो फटाफट कर लो आराम से। फिर अपन लोग इसको एवरेज ड्यू डेट निकालना है। यहाँ पे एक बैग बैठा है क्या? आप बोल क्या बोल रहे हैं? डेट, ये इसकी जगह डेट कुछ और दी होगी, 23 दे रखी होगी शायद। हाँ ये पुराने हो गए, अब नया मॉड्यूल अपन ने फॉलो किया। हाँ फटाफट नोट कर लें बेटे। चलो अब अपन लोगों को क्या निकालना है, एवरेज ड्यू डेट। चलो बेटे सब फॉर्मूला बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट का। एवरेज ड्यू डेट बराबर बेस डेट, अब प्लस माइनस का लफड़ा खत्म, सीधा प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट अपन ने क्या मानी है, 13 नवंबर 2019 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 13,54,000 बटा टोटल ऑफ अमाउंट। पहले आपको 13,54,000 बटा 20,000 बताना है, 67.7, तो 68 डेज हो गई क्या बेटा कैलकुलेटर पे, 68 डेज। मुझे 68 दिन कहां से आगे बढ़ने पड़ेंगे, नवंबर होता है 30 दिनों का, तो बेटा इन 68 दिनों में से 17 दिन आप किसका लेस कर दोगे, नवंबर का। देखो कितने बचे, 51 दिन बचे। 51 में से अगला महीना कौन सा आ जाएगा, 31 दिन 51 में से लेस कर दे, कितना है 20। हमारी एवरेज ड्यू डेट निकल कर आई 20 जनवरी 2020। बताओ बेटे समझ में आ गया आप लोगों को? इसे भी नोट कर लो, फिर मॉड्यूल का जो सॉल्यूशन है वो दिखाऊंगा। इजी लगा एकदम। इस चैप्टर में फ्री के मार्क्स मिलेंगे बेटा, तो सिर्फ एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, मतलब ड्यू डेट निकालनी है, ड्यू डेट में से सेलेक्ट करना है और नंबर ऑफ डेज कलेक्ट आएगा 4 मार्क्स। अगर छोटा आया तो 4 मार्क्स, वरना 10 मार्क्स का आएगा। अगला टॉपिक बड़ा पॉइंट है, 4 मार्क्स तो मिनिमम या 5 मार्क्स मिनिमम मान ले, मैक्सिमम 10 मार्क्स का आ सकता है। कर लिया नोट? अब देखो सॉल्यूशन में थोड़ा चेंज है, मैं दिखा रहा हूँ। मेन आंसर तो सही है, अपना आंसर 20 जनवरी आ रहा है, इनका भी कितना बेटा 20 जनवरी, लेकिन अब देखो अपनी डेट्स मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या ले लिया है, टेकिंग 10th अगस्त 2019 एज बेस डेट। बेटा मेरे को एक बात बताओ, हमारे लिए तो प्रश्न यहां से शुरू हुआ और यहां समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? क्या प्रश्न में कहीं पर भी लिखा था क्या कि बेस डेट आपको कौन सी माननी है? तो मैंने क्या सिखाया है कि यदि प्रश्न में कुछ नहीं हो तो सबसे पहली ड्यू डेट ही क्या मानेंगे, बेस डेट। बात समझ में आ गई क्या? हाँ एग्जाम में आ जाए कि भाई अज्यूम कीजिए कि ये आपकी क्या है, बेस डेट, मतलब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या है बेटा, इनको क्वेश्चन में यहाँ लिखना चाहिए था टेकिंग बेस डेट एज 10th अगस्त, तो अपन भी क्या लिए होते फिर 10 अगस्त लिए होते। बात समझ में आ गई? अपने को कुछ नहीं बोलेगा तो अपन क्या मानेंगे,
जो सबसे पहली ड्यू डेट होगी उसे ही क्या मानेंगे, बेस डेट। बात समझ में आ गई। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद में फोर्थ इलस्ट्रेशन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, नोट करो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका होमवर्क, फोर्थ। अब लिखो नया टॉपिक इसमें। बेटा अभी हम लोगों ने जो दो प्रश्न किए, कल वाला और आज वाला, इसमें एक पक्षकार ही दोनों दूसरे पक्षकार को पैसा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं यहाँ पर एक पक्षकार पैसा देगा भी और वही उसी दूसरे पक्षकार से पैसा लेगा भी। लिखो। हाँ भाई, एक दूसरे से माल खरीदा और बेचा दोनों ही है, एक में तो खरीद ही रहा है या फिर बेच ही रहा है, एक में खरीद रहा है और बेच रहा है। लिखो। औसत देय तिथि की गणना, औसत देय तिथि की गणना जब जब दो पक्षकारों के मध्य में, जब दो पक्षकारों के मध्य में लेन देन होते हों, अर्थात होते हों अर्थात एक दूसरे को भुगतान करना हो या लिया जाना हो। ठीक है बेटे। अभी अपन ने जो प्रश्न पढ़े उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को केवल भुगतान ही दिया जा रहा था, लेकिन मान लीजिए बेटे, मैं, आपका नाम बोलो बेटा, प्रियांशु, मैं और प्रियांशु आपस में एक दूसरे को माल बेचते हैं और एक दूसरे से माल खरीदते भी हैं। तो मैंने कहा जी मैंने इसे 25,000 रुपए का माल बेचा हुआ है कुल मिलाकर, और मैंने इसे 18,000 रुपए का माल खरीदा हुआ है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पहले से 25,000 रुपए दे दूं या मैं इसे 18,000 रुपए ले लूं, या दूसरा तरीका बताइए। सर आप ही 7,000 ले लो, समझे ना। तो मेरे को जो पेमेंट करना था 25,000 रुपए, वो अलग अलग दे थी वो करना था, और इसे जो 18, मेरे को जो पैसा लेना था 25,000, वो अलग अलग ड्यू डेट्स को लेना है, और जो मुझे इसको 18,000 का पेमेंट देना था वो अलग अलग ड्यू डेट को देना था। तो एक ही दिन में अगर इसे 7,000 ले लूँ तो काम हो जाएगा ना हमारा। लेकिन कौन सी डेट को लिया जाए जिसमें ना मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट हो और ना ही मुझे इंटरेस्ट का लॉस, उसके लिए अपन को क्या गणना करनी है, एवरेज ड्यू डेट की। लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखना, एवरेज ड्यू डेट बराबर एवरेज ड्यू डेट बराबर बेस डेट प्लस, प्लस के नीचे माइनस भी लगाना, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट। ओके बेटा, फॉर्मूला मेरे साथ मिलके बोले शुरू से, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस माइनस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? वो मैंने पहले ही पूछ लिया था आपसे अभी कि मेरे को 25,000 लेने ही हो खाली, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट, या मुझे 18,000 देने ही हो तो भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट टोटल हो, 25,000 लेने हैं और 18,000 देने हैं तो नेट में 7,000 लूंगा ना, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बैलेंस ऑफ अमाउंट। समझे आप लोग? इसके नीचे नोट डाल के लिखे, उपरोक्त स्थिति में, उपरोक्त स्थिति में आधार तिथि, उपरोक्त स्थिति में आधार तिथि, ब्रैकेट में लिखो बेस डेट, बेस डेट ब्रैकेट बंद, का चुनाव, का चुनाव भुगतान एवं, भुगतान एवं प्राप्त
करने वाली, भुगतान एवं प्राप्त करने वाली विभिन्न देय तिथियों में से, भुगतान एवं प्राप्त करने वाली विभिन्न देय तिथियों में से सबसे पहले आने वाली, सबसे पहले आने वाली देय तिथि को अपनाया जाना चाहिए, को अपनाया जाना चाहिए। बेटा मैंने कुछ नया नहीं बोला सिवाय एक छोटी सी बात के। मैं अभी भी जितनी भी ड्यू डेट्स हैं उसमें से जो सबसे पहली ड्यू डेट है उसी को अपनाने की बात कर रहा हूं। बस अब फर्क कितना सा है देखो। हाँ, मान लीजिए मुझे ये पैसे तो रिसीव करने की ड्यू डेट्स गिवन है और ये मुझे उसी व्यक्ति को अलग अलग डेट्स को पेमेंट करने की ड्यू डेट्स गिवन है। बेटा मान लो मुझे किसी व्यक्ति से केवल पैसा लेना होता या मुझे किसी अन्य व्यक्ति को पैसा देना होता, तो जो भी ड्यू डेट्स हैं, जैसे मान लो इधर क्या गिवन है 10 अप्रैल, 18 जून, 25 अगस्त, मान लीजिए मुझे पैसे लेने की ड्यू डेट्स हैं। तो सबसे पहली ड्यू डेट में इस केस में कौन सी लूंगा? ले लूंगा 10 अप्रैल। मान लो मुझे किसी व्यक्ति को भुगतान करना है 8 मार्च, 15 सितंबर और 20 अक्टूबर। इस केस में कौन सी लूंगा? इस केस में लूंगा 8 मार्च। सभी को बात समझ में आ गई? लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तिथि पर मुझे भुगतान जिस व्यक्ति से मिलेगा मुझे उसी व्यक्ति को इसी तिथि को भुगतान भी करना है। तो मैं नेट में बैलेंस निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? तो मेरे लिए अब ये प्रश्न दो अलग अलग हो गए कि एक ही हो गया? तो जब मैं इन दोनों में से क्या करूंगा बेटे, बेस डेट का, तो मुझे अलग अलग नहीं लेना है, इन छओं में से देखना होगा कि जो सबसे पहली ड्यू डेट है उसे ही क्या मानेंगे, आधार। समझे कि नहीं समझे? कौन सी बेस डेट? पक्की बात समझ में आ गई? नोट देखो, मैंने आपको ये लिखवाया था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लिखवाया था आपको मैंने कि जो भी देय तिथियां होंगी लेने और देने वाली, उसमें जो सबसे पहली डेट आएगी उसे ही क्या मानेंगे, बेस डेट। समझे? इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ेंगे आराम से। मनोज हैड द फॉलोइंग बिल रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट सो ऑन। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। बेटा थोड़ा मन लगा के बोलो, है ना, ऐसे चुप मत बैठो। मनोज को बीआर का पैसा इन तिथियों को आना है और मनोज द्वारा सोहन को इन तिथियों को पैसा देना है। 15 अगस्त 2020 वॉज ए पब्लिक हॉलीडे। तो बेटा अगर हम लोग कोई भी बिल की ड्यू डेट निकालें और 15 अगस्त आ रही हो तो 16 अगस्त लिखेंगे कि 14 अगस्त? बात समझ में आ गई? और किसी पॉइंट में अगर ड्यू डेट 6 सितंबर आ रही हो और वो सडन हॉलीडे हो जाए तो पहले का कि बाद का? बात समझ में आ गई? आपको क्या कंप्यूट करना है बेटा? एवरेज ड्यू डेट। इसमें मनोज को पैसा देना भी है तो मनोज को पैसा लेना भी है। कॉन्ट्रा अकाउंट्स हो गए कि नहीं हो गए? लिखो मेरे साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। सबसे पहले तो इन केस ऑफ बिल रिसीवेबल, बेटा पहला कॉलम किस चीज का होगा? डेट ऑफ बिल का होगा ना। दूसरा होगा टर्म का, फिर होगा ड्यू डेट का, फिर आएगा डेज फ्रॉम बेस डेट, फिर आएगा अमाउंट। ठीक है बेटा, बना लो फॉर्मेट।
बना लिया फॉर्मेट, बना लो। टर्म बोलिए बेटा, 3 3 1 2 3। ओके, अब आई थिंक आपने बना लिया फॉर्मेट। चलो, नहीं जो मैंने लिखा है वही करना है आपको, ध्यान रखना। 20 दोबारा कहाँ, 20 जून 2020। बेटा ये तो बिल्स पेबल वाली है ना। अभी तो अपन किसके लिए कंसिडर करेंगे, पहले ड्यू डेट किसकी निकालें, पहले ड्यू डेट निकालूंगा दोनों केस में, तभी तो चुनाव कर पाऊंगा ना दोनों में से, अभी तो कर ही नहीं सकता मैं। चलो मेरे साथ, पहला बिल कौन सी डेट का था, 1 जून। अवधि कितनी है, फटाफट, 1 जून से 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 4 5, नहीं सॉरी 2 3 4, आ गया 4 तारीख। चलो 4 सितंबर 2020। फटाफट दूसरा वाला बताओ। 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 6 7 8। अबे क्या यार तू भी। चलो 9 जून से 9 जुलाई, 10 11 12। क्यों, तू बता क्या आएगा, पता क्या आएगा, अरे बता ना। अरे भैया चलो 12 जून से 12 जुलाई, 12 अगस्त, 13 14 15। 15 अगस्त को छुट्टी है बेटा, 14। ठीक है। अच्छा 20 जून से 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर, 21 22। नमन पिटाई कर दूंगा नालायक, 15 अगस्त को छुट्टी थी तो पहले आएगा 14 अगस्त, 16 नहीं आएगा बेटा। अगर पब्लिक हॉलीडे होता है बेटे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक दिन पहले, और अगर सडन हॉलीडे हो जाए तो एक दिन बाद में। बस मान लेगा ये ऑनलाइन पिटाई होगी इसकी। अच्छा सुनो नाउ सीरियसली, अगर मनोज को केवल सोहन से पैसे ही लेने होते तो हम इन्हीं में से क्या कर लिए होते, बेस डेट निकाल लिए होते। बट अब ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ बिल्स पेबल पे निकालना पड़ेगा। तो जो आपने स्टेटमेंट बनाया अगर उसकी जगह है तो 2 लाइन छोड़कर, वरना नेक्स्ट पेज पे। इन केस ऑफ बिल्स पेबल, चलिए बिल की डेट देखो बेटा क्या है, 3 बिल बना रखे हैं, 29 5, 3 जून, 9 जून। बिल की अवधि बोलिए फटाफट। 2 3 1। हाँ चलो ड्यू डेट 29 मई में, 29 जून, 29 जुलाई, 30 31, 1 अगस्त आ गई बेटा। 3 जून में 3 महीना, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, 4 5 6, 6 को तो छुट्टी हो गई अचानक से, 7 सितंबर। समझे बेटा। और 9 जून में 1 महीना, 9 जुलाई, 10 11 12 जुलाई। ठीक है बेटा। अब आप बिल रिसीवेबल के केस में और बिल्स पेबल के केस में एक साथ देखेंगे जो सबसे पहली ड्यू डेट है। देखो इसमें तो 12 जुलाई आ रही है ना,
और कोइंसिडेंटली इसमें भी 12 जुलाई ही आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों में ही क्या है, 12 जुलाई। बेटा मान लो यहाँ 11 जुलाई आ रहा होता तो फिर 11 जुलाई तो इसके आगे 0 हो जाता, और फिर 12 जुलाई के आगे अपन नंबर ऑफ एक लिख रहे होते बेटा। बोलो। अब आप पहले 12 जुलाई के आगे क्या लिख लो? 0। अब सब बच्चे बराबर कैलकुलेशन। बेटा इस चैप्टर में मार्क्स सिर्फ कहीं कटेगा ना, तो ये ड्यू डेट और नंबर ऑफ डेज निकालने की गलती में कटेगा, इसलिए आराम से 12 जुलाई से कहाँ जाऊंगा? जुलाई दिन कितना होगा? 31। 31 में से 12 दिन चलेगा, कितने बचे? 19 दिन तो जुलाई के। अगला महीना अगस्त का 31, अगस्त के बाद सितंबर के 4, 54 दिन। फिर 12 जुलाई से 8 सितंबर, 19 प्लस 31 प्लस 8 हो गए 58। अब मुझे 12 जुलाई से 14 अगस्त जाना है, तो जुलाई के तो बेटे 19, अगस्त के 14, 33। 12 जुलाई से 23 सितंबर, जुलाई में 19, अगस्त के 31, सितंबर के 23, कितना? 73 डेज। ठीक है बेटा। अब अपन लोग नीचे चलेंगे उस वाले केस में। 12 जुलाई से 1 अगस्त, 20 दिन आ जाएंगे बेटा। भाई 19 दिन तो जुलाई के पूरे हो गए, एक दिन अगस्त का पूरा हो गया। फिर 12 जुलाई से 7 सितंबर, 19 प्लस 31 प्लस 7, और यहाँ पे 0। समझ गए बेटे? अब अपने को क्या करना है? अमाउंट लिखना पड़ेगा। चलिए बीआर के केस में अमाउंट देखिए, 3000, 2500, 6000, 3000, 6000 और अच्छा पहले 2500 है क्या? और फिर 15। देखो 54 गुना 3000, 1,62,000। ठीक है बेटा। 58 गुना 2500, 1,45,000। ओके, ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो आता ही है। अगला चलो थोड़ा आप बता दो। 1,00,000, चलो टोटल लगाओ इसका। तो 14,000 आ गया क्या? ये आपका कौन सा केस हो गया बेटा? बीआर वाला केस। लिख लिया आप लोग, सब लोग ने यहाँ तक लिख लो आप। लिख लिया सभी ने? अब किधर चलेंगे अपन? बिल्स पेएबल। चलो बिल्स पेएबल के अमाउंट बताओ। 2,000, 3,000, 2,000 गुना 20 बराबर 3,000 गुना 57 बना 0। टोटल 2,11,000 और 11,000। ओके बेटा, सभी नोट कर लिया होगा। और अब इस स्टेटमेंट के नीचे क्या निकालेंगे अपन? एवरेज ड्यू डेट। तो इसका फॉर्मूला आपने को पता ही है, पहले से कंप्लीट कर लो यहाँ तक। चलो फॉर्मूला मिलकर बोलिए पहले। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट। अच्छा बेटा बेस डेट क्या है इसके अंदर?
12 जुलाई 2020 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट या बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। बेटा बैलेंस का मतलब होता है ज्यादा में से कम को लेस करना। तो ज्यादा राशि देखिए 4,49,500 है क्या, और कम राशि कितनी है 2,11,000 अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट या बैलेंस ऑफ अमाउंट। तो टोटल ज्यादा अमाउंट है 14,000, कम अमाउंट है 11,000। तो पहले थोड़ा सा इसको और वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 2,38,500 बटा 3,000 12 जुलाई 2020 प्लस 79.5 यानी 80 दिन हो गए बेटा। बोलो 2,38,500 बटा 3,000 आपने किया तो 79.5 आया होगा, यानी नंबर ऑफ डेज कितने होंगे बेटा 80। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे 80 दिन लिख लें। बेटा मुझे 80 में से जुलाई के 12 दिन जो थे, 31 में से गए 12, कितने बचे थे 19, तो आपको 19 दिन हटा देना चाहिए। कितने बचे, जुलाई के बाद आपको कौन सा महीना हटा देना चाहिए 31 का, हटा दो 31 दिन, कितने बचे 30। अगस्त के बाद कौन सा महीना आ गया सितंबर। क्या हमारा आंसर 30 सितंबर 2020 आएगा बेटा। पक्की बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी। आपको मैंने होमवर्क में सिर्फ इलस्ट्रेशन 4 ही दिया है ना, तो बोर हो जाओगे घर बैठे बैठे। दो और लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 8। नहीं इलस्ट्रेशंस ऐसा नहीं कल ही करना है, आपको करना है। कोई डाउट है तो मेरे से पूछना। ये समय नोट कर लिया क्या। अब मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, कल आपको मैंने थ्योरी लिखवाई थी चैप्टर की, थ्योरी में देखिए मैंने आपको सबसे पहले कुछ नोट्स लिखवाए थे नीचे, फॉर्मूला पहला फॉर्मूले के बाद में नीचे एक नोट लिखवाया था, 2 नोट थे शायद। दूसरा नोट पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा बोले आप लोग। मैंने कहा था यदि विनिमय बिल के माध्यम से भुगतान करना हो या प्राप्त करना हो तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, यानी कि ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है 3 दिन। इलस्ट्रेशन नंबर 5वां दिखा रहा हूं, उसे पढ़िएगा और अंतर बताइएगा क्या अंतर है। इलस्ट्रेशन नंबर 5वां, चलो पढ़ो इस लाइन को आराम से पढ़ो शुरू से। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से माल खरीदते हैं और ऑब्वियसली बातें बेचते भी होंगे। ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट, हर एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उधार माल बेचने के बाद में पैसा चुकाने की अवधि 1 महीना देता है बेटा। एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट्स रेंडर्ड आर एज फॉलोज। अप्रैल 18, 15 मई, जून 17, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। अब की बार गुड्स वाई ने किसको बेचा एक्स को, यहाँ पर एक्स ने वाई को बेचा था और इधर वाई ने एक्स को बेचा, यानी एक्स को पैसा मिलेगा और एक्स द्वारा वाई को भुगतान किया जाएगा। 23 अप्रैल 52 रुपए, 24 मई 50 रुपए। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो एंट्री इज ड्यू आइदर टू एक्स और वाई। फॉर्मूला क्या है वही, एवरेज ड्यू डेट बराबर बेस डेट प्लस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन बैलेंस ऑफ अमाउंट। तो पहले तो इन ट्रांजेक्शन्स की क्या निकालनी पड़ेगी ड्यू डेट, इनकी भी क्या निकालनी पड़ेगी ड्यू डेट। फिर सभी ड्यू डेट में से जो सबसे पहली ड्यू डेट होगी उसे आधार तिथि मानेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब 1 महीने की उधार अवधि दी जाती है। प्रश्न में कहीं पर भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है क्या, तो उधार माल बेचेगा तो डेटर क्रेडिटर बनेगा ना। जरूरी है कि मैं आपको माल बेचूं उधार और आप बिल बनाओ ही बनाओ, बिल स्वीकार करो ही करो। हो सकता है बिना बिल बनाए हम दूसरे से पैसा ले लें। पहला ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को है, 1 महीने की अवधि जोड़नी है, 18 अप्रैल से 18 मई। सॉल्यूशन देखो ड्यू डेट 18 मई आ गई कि नहीं है, अगर बिल होता तो 19, 20, 21 आई होती ना बेटे। ट्रांजेक्शन की डेट कौन सी है, 1 महीना जोड़िए, ट्रांजेक्शन की डेट, बात समझ में आ गई। कर लोगे पक्का 100% कर लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर
छठा अपन ने कर लिया अभी, इलस्ट्रेशन नंबर 7वां बोलिए मेरे साथ। मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट मिस्टर खान, द डिटेल ऑफ विच हैज बीन गिवन एज फॉलो। बेटा अभी मनोज और सोहन वाला जो क्वेश्चन किया सेम वैसा का वैसा है। सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, डेट ऑफ बिल, टर्म, टर्म गिवन है 3 2 1 2 2, फिर क्या निकालेंगे, ड्यू डेट। उसमें से सिलेक्शन नहीं करना है ड्यू डेट का, फिर अपन बिल पेबल का निकालेंगे, डेट ऑफ बिल, टर्म और फिर ड्यू डेट। बोलिए आपको समझ में आया होगा। फिर जो बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट होगी और जो बिल्स पेबल की ड्यू, उसमें कंबाइंड चेक करेंगे कि सबसे पहली ड्यू डेट कौन सी है। जैसे आपको फिलहाल बिल रिसीवेबल के केस में ड्यू डेट में 4 अगस्त, 22 अगस्त, 28 जुलाई, 9 सितंबर, 17 सितंबर दिख रही। सबसे पहली कौन सी डेट है इसमें, 28 जुलाई। अब आप बिल्स पेबल में आ जाओ, 13 जुलाई, 25 जुलाई, 14 अगस्त, 1 सितंबर, 12 सितंबर, 13 जुलाई है ना, तो 13 जुलाई के आगे क्या लिखा है। अब इसी 13 जुलाई से आपको 25, 14, 1 और 12 जाना है, तो इसी 13 जुलाई से आपको 4 अगस्त जाना है। सही बोला कि नहीं बोला। जुलाई में दिन कितने होंगे, 31 में से कितने चले गए, कितने बचे, 18। 18 दिन किसके, जुलाई, और 4 दिन किसके, अगस्त के। 18 + 4 22। समझ में आ गई क्या आपको। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पहले कॉपी में करो, फिर इसमें आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा जो पढ़े वो समझ में आ गया क्या। कॉलम अगर आपको याद है फॉर्मेट के तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। बिना देखे बताओ, देखिए पहला कॉलम किस चीज का था, डेट ऑफ बिल या फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे एक्स और वाई वाले में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन था बेटा, बिल नहीं था। दूसरा कॉलम टर्म या फिर वो क्रेडिट पीरियड, जितने समय की वो उधार की अवधि देते हैं। नेक्स्ट, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ तो ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ेंगे, नहीं होगा तो 3 डेज ऑफ दिस पीरियड ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट कॉलम, बेस्ड फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट का मतलब जितनी भी दे तिथि है, वैसे तो आप जो चाहो उसे दे तिथि आधार तिथि बना सकते हो, लेकिन उससे आपका आंसर कुछ प्लस में आएगा और कुछ माइनस में आएगा, नंबर ऑफ डेज। इस लफड़े से बचना हो तो या तो पहला डेट ले लो तो सब प्लस में आएंगे, और लास्ट डेट तो सब माइनस में आएंगे। और अपन लोगों को प्लस ज्यादा सही लग रहा था तो अपन ने सबसे पहले क्या ले लिया, प्लस। अगला कॉलम आएगा अमाउंट का और फिर आएगा बात समझ में। अगर कॉन्ट्रा सेटलमेंट होगा, पैसा देना भी हो पैसा लेना भी, तो पहले पैसे लेने वाली ड्यू डेट्स निकालेंगे और फिर पैसे देने वाले। उन सभी में से जो सबसे पहले ड्यू डेट आएगी उसे ही क्या मानेंगे, बेस डेट। इस चैप्टर में मार्क्स कहाँ कटेंगे, 2 जगह, जब ड्यू डेट निकालने में गलती कर दोगे या फिर डेज निकालने में गलती कर दोगे। तो कोई हड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 2 बार चेक करना बेटा कि हमने जो वैल्यू लिखी है वो सही लिखी है क्या, समझे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। क्या होता है बेटा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो या तो आप मेरा आंसर चेक कर लेते हो, आपका और मेरा मैच होता है तो अपन लोग तसल्ली हो जाती है अपन ने सही लिखा है, या मॉड्यूल से चेक कर लेते हैं। एग्जाम में ना तो मेरा आंसर रहेगा आपके सामने ना मॉड्यूल में, तो आपको खुद को ही सेल्फ में एक की बजाय 2 बार तसल्ली के लिए क्या कर लेना चाहिए, चेक। हार्डली 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो ये मनोज और सोहन वाला क्वेश्चन आया, ये 10 मार्क्स का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। नंबर ऑफ डेज निकालना बढ़ गया, ड्यू डेट निकालना बढ़ गया, फॉर्मूले में कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो जितना आपका टाइम होगा उतने हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कल करके दिखाओगे क्या चारों क्वेश्चन, पक्का करके भेजो, फिर आगे पढ़ाऊंगा कल आपको, ठीक है। चलो क्या कोई ऐसा लग रहा है कि इजी है तो उसे बुक में ही देख लेना, लेकिन लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन उसे जरूर कॉपी में ट्राई करना।